नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ IC38 IRDA एग्ज़ाम 2023 का जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। और उस प्रश्न में आपको जैसे कि पता ही होगा कि आपको 17 मार्क्स लाना पड़ता है इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो इस एग्ज़ाम में 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, उसमें मात्र आपको 17 लाना पड़ता है। और मैं इसकी 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आप जो है पास कर जाओगे। यदि सारे ये जितने भी प्रश्न हैं, ये प्रश्न को आप रट लो तो आप गारंटी के साथ पास कर जाओगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इसमें 100 प्रश्न बताएंगे कुल आपको, जिसमें आपको ये 100 में मतलब 17 तो आसानी से बन जाएगा। मैं आपको बता दूं, मैं खुद एक बार में पास किया हूँ एग्ज़ाम, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ। क्योंकि मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, और मैं सिर्फ 2 घंटे की पढ़ाई में, आप बिलीव ना करोगे, मात्र मैं 2 घंटे की पढ़ाई में ही जितना भी मतलब पढ़ा था मैंने 2 घंटे में, ये 100 प्रश्न ये सभी को ही मैंने सिर्फ कवर किया। और मैं अपने आसानी से एग्ज़ाम में 34 मार्क्स यानी 34 मार्क्स फर्स्ट स्टेप में ले आकर मैंने पास किया था। मैं आपको प्रूफ भी दे देता हूँ, जिससे आप परेशान मत होइएगा। जैसे ही आप अगर पास कर जाते हैं तो आपको भी ये देखिए, बजाज एलिंज में मैंने एग्ज़ाम दिया था, बजाज एलिंज के लिए। तो देख सकते हैं मैंने पास किया था एग्ज़ाम। तो आ जाएगा आपको भी इस तरह से कॉन्ग्रेचुलेसन करके, देख सकते हैं यहाँ पर आपको आ जाएगा इसी प्रकार से। यदि इसमें क्या होता है कि सिर्फ ये बजाज एलिंज के लिए एग्ज़ाम नहीं होता, IRDA ये एग्ज़ाम होता है कोई बहुत सारे चीज़ों के लिए दिया जाता है। कोई भी एजेंट बनना चाहते हैं तो आपको ये एग्ज़ाम लिया जाता है। तो चलिए, मैं आपको प्रूफ दे दिया और मैं चलता हूँ उस प्रश्न की ओर। मैं बस आपसे ही गुजारिश करूँगा कि दोस्तों, जब भी आप कोई भी जैसे ये जो वीडियो देख रहे हैं, तो इसको आप जितने भी प्रश्न मैं बताता हूँ उसको आप पूरे कवर ही कर लीजिए। यानी कि आप एक बार ये वीडियो देख लिए, एक बार दूसरा वीडियो देख लिए, और आपको याद नहीं होता एग्ज़ाम में, यानी कि एग्ज़ाम में याद नहीं रह पाता, क्योंकि आप एक ही बार देखते हैं तो उससे ज़्यादा याद नहीं हो पाता। मैं चाहता हूँ कि आप 3-4 बार देख लें ताकि आपको प्रॉपर याद हो जाए। बस 100 याद कीजिए, इसमें से गारंटेड 16-17 आपको नंबर लाना पड़ता है ना, बस। उसमें भी 1 नंबर मार्क्स ग्रेस दिया जाता है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आपको 50 में मात्र 17 नंबर लाना है, और इसमें तो बिल्कुल ईजीली आप ला सकते हैं। यानी कि इससे लगभग यही जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, जितना भी प्रश्न दूंगा 100, इसमें से आपको आराम से, हमको लगता है 20 से 25 क्वेश्चन तो मिलना तय है। इससे कम नहीं होगा, इससे गारंटेड है। तो इसलिए आप लोग आराम से देखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा समय मैंने ले लिया आपका। पहला प्रश्न है, वह सिद्धांत प्रणाली जिसके तहत विभिन्न व्यक्तियों से वैयक्तिक अंशदान एकत्रित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, हम लोग उसे जो है क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं संयोजन या स्लिंग। इसका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। उसके बाद देखिए, दूसरा प्रश्न है, बीमा के चयन के पूर्व ध्यान देने वाली बातें कौन सी है? तो कौन कौन से बातों जो है बीमा चयन करने से पहले ध्यान देना पड़ता है? तो ये जितनी भी बातें लिखे गए हैं, ये सारा हमें ध्यान देना पड़ता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। उसके बाद देखिए, तीसरा प्रश्न है, मनुष्य को बीमा की आवश्यकता क्यों है? दोस्तों, मनुष्य की जो है बीमा की आवश्यकता क्यों पड़ता है? तो मृत्यु का समय अनिश्चित है, इसलिए जो है उन्हें बीमा करा लेना चाहिए, कभी भी मृत्यु हो सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा है, निम्नलिखित में से जोखिम प्रबंधन के तकनीक कौन सी है? तो जोखिम प्रबंधन का तकनीक इनमें से कौन सा दिया हुआ है? तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है जोखिम टालना, जोखिम प्रतिधारण, जोखिम ह्रास एवं नियंत्रण, ये सारे हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। उसका देखिए, पांचवा प्रश्न है, बीमा का इन में से कौन सा मुख्य स्वरूप है? तो ये सब में से मुख्य स्वरूप कौन सा है बीमा का? तो बीमा जो है जोखिम अंतरण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ये चैप्टर 2 से लिया गया। कुल चैप्टर जो है ना 20 हैं, तो 20-22 हैं, तो उससे आपको सारा में से मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्न को पिक कर लिया है। ठीक है। देखिए यहाँ पर छठा प्रश्न है, वन कौन सा मापक यंत्र है जिसका विकास प्रोफेसर ह्यूबर ने किया, जिससे यह निर्णय लिया जा सके कि ग्राहक को कितनी बीमा की सिफारिश की जाए? तो दोस्तों, ये जो है कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, मानव जीवन मूल्य। ठीक है, ये मानव जीवन मूल्य का यंत्र है, सॉरी। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्षतिपूर्ति की संविदाएं इनमें से कौन सी है? तो क्षतिपूर्ति के लिए इसमें से कौन सी क्षतिपूर्ति के लिए साधारण बीमा? तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, जीवन आश्वासन की संविदा इनमें से कौन सी है? तो जीवन आश्वासन की संविदा इनमें से कौन सी है? तो ये जो है जीवन बीमा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 है, वह प्रीमियम जिसे इस प्रकार निश्चित किया जाए जिससे आयु बढ़ने के साथ उसमें बढ़ोतरी ना हो और संपूर्ण संविदा अवधि के दौरान स्थिर रहे। तो ये कौन सा बीमा हो जाएगा, कौन प्रकार से? तो ये हो जाएगा आपका 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क, स्तरीय प्रीमियम, यानी स्तरीय प्रीमियम लेना पड़ेगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां, यानी कि इधर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10वां है, जीवन बीमा में कौन से दो सिद्धांत जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो कौन सा जो दो सिद्धांत है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये निभाता आपका पारस्परिकता और संघीकरण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, जीवन बीमा संविदा में आश्वासन तत्व का क्या आशय है? तो आश्वासन तत्व का कठोर विनिमय एवं सख्त निरीक्षण करना ये आशय है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, बीमा संविदा भारतीय संविदा अधिनियम 1873 द्वारा नियंत्रित दो पक्षों के बीच किया जाने वाला एक समझौता है। ये दो पक्ष कौन से हैं? तो ये कौन से दो पक्ष हो सकते हैं? तो आपको पता होगा, ये हो जाएगा आपका पॉलिसी धारक और बीमाकर्ता के बीच। तो ऑप्शन नंबर इसका ग सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, परम सद्भाव का सिद्धांत के तहत कौन सा जानकारी का खुलासा करना आवश्यक नहीं है? तो कौन सा जानकारी जो है खुलासा नहीं कर सकते हम लोग? तो इसमें जो है ना साधारण ज्ञान की बातें की गई पॉलिसियां जो है उससे हमको कोई क्या बोलते हैं, आवश्यक नहीं है ये सब करना। तो इसका 13 का ग हो जाएगा, यानी साधारण ज्ञान की बात आपको नहीं करना हो। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, ऐसी संविदा जो एक पक्ष द्वारा बनाई गई होती है और दूसरे पक्ष को सिर्फ पालन करने का अवसर देती है उन्हें डैश कहा जाता है। तो इस संविदा को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस संविदा को दोस्तों आसंजन की संविदा कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। उसके बाद देखिए 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जीवन बीमा में लागू नहीं है पर दुर्घटना बीमा में लागू होते हैं? तो कौन सा सिद्धांत है? तो ये जो हो जाएगा आसन्न कारण हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, बीमा हित जीवन बीमा ने किस समय मौजूद होना चाहिए? तो यानी कि ये कौन से समय में महसूस होना चाहिए? तो ये जो आपका होना चाहिए बीमा खरीदने के समय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यानी कि 17 की ओर बढ़ते हैं, व्यक्तिगत वित्तीय नियोजन की आवश्यकता क्या है? तो व्यक्तिगत वित्तीय नियोजन की आवश्यकता जो है वर्तमान और भविष्य की जरूरत को पूरा करने के लिए है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, आकस्मिक निधि के लिए संचित धन कौन सी निधि में निवेशित करना उचित होता है? तो ये जो है उचित होता है बैंक जमा या म्यूचुअल फंड के डेट स्कीमों में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, लेन देन संबंधित जरूरतों के लिए धन संचय का उचित तरीका क्या है? तो उचित तरीका जो दोस्तों है ये है धन बैंक जमा या ऐसे बचत साधन में लगाए जो सही समय पर निकालने योग्य हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20वां है, आकस्मिक नुकसान से सुरक्षा संबंधित जरूरतों के लिए निवेश का उचित तरीका क्या होगा? तो इसका जो उचित तरीका होगा वो बीमा पॉलिसी में होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, धन सृजन संबंधित जरूरतों के लिए निवेश का उचित तरीका क्या होगा? तो इसका उचित तरीका आपका हो जाएगा उस शेयर, उच्च उत्पादकता, ब्रांड या अंचल संपत्ति में। तो ऑप्शन नंबर इसका ग हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22वां है, विपणन के दृष्टिकोण से उत्पाद की सही परिभाषा है? तो ये विपणन के दृष्टिकोण से जो है वो सही परिभाषा क्या हो जाएगा? तो उत्पाद विशेषताओं का एक समूह है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, मूर्त और अमूर्त उत्पादों में फर्क कैसे है? तो इसमें इसका सही आंसर 23 का जो हो जाएगा, मूर्त उत्पादों को सीधे स्पर्श करके जाना जा सकता है और अमूर्त उत्पाद को नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। मियादी बीमा योजना की विशेषताएं क्या है? तो मियादी बीमा जो योजना है इस ये हुए हैं, ये सारे विशेषताएं सही दिए हुए हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। आप इसे पढ़ भी सकते हैं वीडियो पॉज करके, क्योंकि ये आपको काम आएगा। दोस्तों मैं थोड़ा सा फास्टली करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, संपूर्ण जीवन बीमा योजना की अवधि क्या होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, संपूर्ण जीवन। मैं आपको ना दोस्तों 100% गारंटी देता हूँ कि आप ये जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ इस वीडियो में सारे याद कर ले सिर्फ, और आप जाए एग्जाम में आप फिर आकर आप हमें थैंक्स ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि इससे बाहर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन आपको 20 से 25 क्वेश्चन ज़रूर इससे मिल जाएगा जो जो आप पास कर सकते हैं। सिर्फ पास ही करना रहता है। जो मैंने किया भी है, मैं यही प्रश्न से पास किया हूँ, क्योंकि इससे पहले भी 1 साल पहले वीडियो डाला था, आप देख सकते हैं, और सेम टू सेम प्रश्न था। तो 26 प्रश्न है, यानी कि 26वां प्रश्न है, बंदोबस्ती पॉलिसी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये 26 का सही आंसर ऑप्शन में ख हो जाएगा। बंदोबस्ती पॉलिसी के प्रीमियम में बचत के तत्व मौजूद होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, गैर परंपरागत बीमा उत्पाद किस तरह से परंपरागत बीमा उत्पाद की तुलना में अलग है? तो 27 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी ये जो जितने भी दिए हुए हैं ये सारे जो हैं अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। परंपरागत बीमा उत्पादों के किन सीमितियों के चलते बीमाकर्ताओं को गैर परंपरागत उत्पाद विकसित करने की प्रेरणा मिली? तो ये कौन से किसके चलते मिले थे विकसित करने का प्रेरणा? तो ये आपका ये जितने भी है ना ये सारे चलते मिले थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, जीवन बीमा योजनाओं से न्यूनतम कितने वर्ष तक निकासी नहीं की जा सकती है? तो जब आप बीमा योजना बनाते हैं तो न्यूनतम कम से कम 3 वर्ष से 5 वर्ष तक जो है आपका निकासी नहीं हो सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30वां है, जीवन बीमा योजनाओं को आकर्षक बनाने के लिए किन पहलुओं पे सुधार लाना आवश्यक है? तो कौन से पहलू पर हमें सुधार लाना चाहिए? तो आपको लाना चाहिए ये सारे, जैसे निवेश और लाभ में तेज़ी से सुधार, और ये जितने भी संपूर्ण मूल्य ये सारे जो हो जाएंगे, इसका ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31वां है, सर्वव्यापी जीवन बीमा या परिवर्तनशील बीमा योजनाओं के विकास से बीमा ग्राहकों को कौन से लाभ प्राप्त हुए? तो कौन से लाभ मिलता है जीवन ये जो है, तो ये मिल जाएगा आपको, जैसे लचीले प्रीमियम, लचीले अंकित राशि, ये सारे जो हैं जितने भी है सारे मिले। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। दोस्तों विश्वास करके ये वीडियो जरूर देखें, आप जरूर पास हो जाइएगा, ये मेरा वादा है। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पेंशन योजना का प्रकार है? तो ये कौन से जो है पेंशन योजना के प्रकार हैं? तो इसका जो है ये सारा सार्वजनिक भी हो जाएगा, उसके बाद व्यावसायिक भी हो जाएगा, उसके बाद निजी भी, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। थोड़ा सा बोरिंग क्वेश्चन रहता है, इसलिए आप बोर हो रहे होंगे मुझे पता है, लेकिन ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 1-2 घंटे आप अच्छे से देख लिए तो अच्छे से याद हो जाएगा आपको, और आसानी से आप पास कर जाइएगा एग्ज़ाम, और टेंशन ख़त्म हो जाएगा आपका भी। 34वां प्रश्न है, 33वां प्रश्न है, व्यावसायिक पेंशन योजना नियोक्ताओं द्वारा प्रायोजित होता है, और क्या क्या हो जाता है प्रायोजित? तो इसका देख सकते हैं कर्मचारी के लाभ का हिस्सा बनते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 34वां प्रश्न है, अतीत से व्यावसायिक पेंशन योजना की देय लाभ किस आधार पर निर्धारित किए जाते थे? तो कौन से ये आधार पर निर्धारित होते थे? तो ये जो होता था अंतिम वेतन या सेवा वर्षों के आधार पर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें देख सकते हैं कौन सा कथन सही है, तो इसका जो है ये सारे जितने भी कथन हैं ये सारे सही ही दिए हुए हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन
वार्षिकी वर्गीकरण का आधार नहीं है। तो वार्षिकी जो वर्गीकरण होता है उसका आधार कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते वार्षिकी कैसे खरीदी जाती है, वार्षिकी का भुगतान कैसे किया जाता है। और अगला भी ऑप्शन देखते हैं, ये दोनों सही लग रहा है। और वार्षिकी भुगतान के समय के आधार पर वार्षिकी प्राप्त करने की उम्र, हाँ ये मेन पॉइंट है, वार्षिकी प्राप्तकर्ता की उम्र के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, अंतरंग रोगी ऐसे रोगी होते हैं जो, अंतरंग रोगी जो है कैसे रोगी होते हैं, तो ये होते हैं के अस्पताल में भर्ती होने के बाद इलाज करवाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, स्वास्थ्य बीमा का व्यवसाय किन कंपनियों के द्वारा किया जाता है। तो स्वास्थ्य बीमा का जो व्यवसाय जो है वो जीवन बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है। बिल्कुल साधारण बीमा भी, ये सारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, स्वास्थ्य बीमा में किन खर्चों का बीमा नहीं होता। जब आपका स्वास्थ्य बीमा किया जाता है उस समय जो है कौन से खर्च, कमरों का खर्च नहीं, बिल्कुल नहीं होता, नर्सिंग के खर्चे नहीं होता, वैधानिक परीक्षण नहीं होता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर घ जगह अस्पताल तक यातायात के खर्चे, यानी कि देखिए ये सारा जो है ना, जैसे कमरों में जो होता है वो भी आप देख सकते हैं कि उसका भी खर्च जो है नहीं उस लिया जाता, नर्सिंग का भी नहीं लिया, वैधानिक भी नहीं लिया, अस्पताल की यातायात जो खर्चा होता है वो बिल्कुल आपको पे करना होता है। तो घ हो जाएगा इसका सही। 40वां है, किन परिस्थितियों में बीमा कंपनी आवासीय अस्पताल सुविधा के तहत घर के इलाज करवाने की अनुमति देता है। तो कौन से ये कंडीशन होता है जो देता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, बीमारी में 3 दिन से अधिक के लिए चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो, बिल्कुल रोगी की हालात ऐसी हो कि उसे अस्पताल नहीं ले जा सकता, बिल्कुल ये सब हो जाएगा। घ सही हो जाएगा 40 का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, श्री श्याम अपना तथा अपनी पत्नी का स्वास्थ्य बीमा लेना चाहता है। अलग अलग बीमा लेने पर प्रत्येक का प्रीमियम 5,000 आ रहा है। दोनों का साथ में उतनी ही राशि का फैमिली फ्लोटर लेने पर प्रीमियम क्या होगा। तो जब आप इसका निकालिएगा तो ये आपका निकल जाएगा गो, यानी कि ये जो है 10,000 से कम होगा। तो ऑप्शन नंबर, तो क्योंकि दोनों जो है साथ ही लेंगे तो कम तो बिल्कुल लगेगा, इसका गौ सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, विवाहित स्त्री संपत्ति अधिनियम 1874 की धारा 6 के अंतर्गत इसमें से लाभार्थी कौन हो सकते हैं। तो कौन से जो है वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं इससे। तो ये जो हो जाएगा, जैसे पत्नी और एक अधिक बच्चे संयुक्त रूप से, बिल्कुल केवल पत्नी भी कर सकती है, एक और या अधिक बच्चे, यानी सभी हो जाएंगे। घ क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रमुख व्यक्ति बीमा एक प्रकार का पॉलिसी है। तो ये कौन से प्रकार का पॉलिसी है। तो ये हो जाएगा आपका जीवन बीमा है। तो ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रमुख व्यक्ति बीमा में प्रीमियम का भुगतान कंपनी द्वारा की जाती है एवं मृत्यु लाभ भी कंपनी को ही मिलता है। और यह यानी कि क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कर योग्य होता है, यानी कि रुपया भी आपको देना पड़ता है। क सही हो जाएगा इसका। 45वां है, बंधक मुक्ति बीमा MRI या ऋण रक्षक पॉलिसी संपूर्ण मूल्य या परिपक्वता लाभ पर प्रभाव डालती है। इस पॉलिसी के तहत बीमा कवर मियादी बीमा पॉलिसी के विपरीत हर वित्तीय वर्ष, यानी कि हर वित्तीय वर्ष क्या होता है। तो ये जो होता है ना, कम होते जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रमुख व्यक्ति व्यवसाय से सीधे तौर पर जुड़ा कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसके मृत्यु के कारण व्यवसाय के लिए वित्तीय संकट उत्पन्न हो सकता है, वह व्यक्ति है। तो वह कौन सा व्यक्ति हो जाएगा। तो वह जो है ये सभी जितने भी, एक निर्देशक भी हो सकता है, भागीदारी भी, एक प्रमुख विक्रय भी हो सकता है, यानी सभी हो सकता है। तो घ हो जाएगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर 47 है, जीवन बीमा कंपनी देय प्रीमियम पर कुछ प्रकार की रियायतों की पेशकश करती है, ऐसी रियायतें हैं। तो ये कैसे हैं। तो इसका जो है ये हो जाएगा, जैसे बड़ी बीमा राशि के लिए प्रीमियम भुगतान प्रायिकता के लिए, ये हो जाएगा क एवं ख दोनों, यानी कि क एवं ख दोनों सही, गलत सही हो जाएगा ना, घ हो जाएगा ना। 47 का घ हो जाएगा, दोनों सही ही है। उसके बाद 48 है, मत्यर्ता तालिका में
मत्यर्ता दर जितनी अधिक होगी प्रीमियम उतना ही क्या होगा, तो जितना जो अधिक होगा तो प्रीमियम उतना ही अधिक होगा, तो बिल्कुल सही है क्या हो जाएगा उसके, क्योंकि जितना दर लगेगा ज़्यादा मरने का तो उतना ज़्यादा प्रीमियम बढ़ते जाता है। 49वां है ब्याज दर जितना अधिक होगा प्रीमियम उतना ही कि क्या होगा, ब्याज जब ही अधिक होगा तो प्रीमियम उतना ही कम होगा, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा। उसके बाद देखिए बीमा कंपनी एजेंटों का परीक्षण और भर्ती, एजेंटों का कमीशन, कर्मचारियों का वेतन, कार्यालय परिसर, लेखन सामग्री, विद्युत प्रभाव एवं अन्य विविध व्ययों का भुगतान एकत्र किए गए प्रीमियमों से खर्च करती है। अतः कंपनियों ने मुख्यतः 2 प्रकार के खर्च करती है। तो ये क्या होता, कौन से खर्च हैं, तो ये जो कंसीडर किया जाएगा वो किया जाएगा आपके ये नए व्यवसाय के खर्च के लिए और नवीकरण व्यय के लिए ऑप्शन ग से जगह उपयुक्त दोनों। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन में 51 है सकल प्रीमियम की गणना का सूत्र है। तो सकल प्रीमियम जब हम निकालते हैं उसको गणना करने के लिए कुल माइनस प्रीमियम प्लस खर्चों के लिए लोडिंग प्लस आकस्मिकताओं के लिए लोडिंग प्लस बोनस लोडिंग, यानी कि ये हो जाएगा आपका क 51 का। क्वेश्चन नंबर 52 है IRDA ने प्रस्ताव पत्र का डिजाइन एवं सामग्री के निर्धारण कर दी और अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए बीमा कंपनियों को लचीलापन प्रदान किया। प्रस्ताव पत्र में न केवल प्रस्तावक और प्रस्ताविक बीमा धारक के लिए बल्कि उस बिचौलियों के लिए विस्तृत निर्देश शामिल है जो पॉलिसी लेकर आता और प्रपत्र को भरने में सहायता करता है। यह किस विनिमय के अंतर्गत आता है, तो ये जो है कौन से विनिमय के अंतर्गत आता है, तो ये आएगा आपका IRDA जीवन बीमा के लिए मानक प्रस्ताव पत्र विनिमय 2013 के। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 53 है एजेंट या अभिकर्ता बीमा करता है, तो ये क्या है, ये एजेंट जो वगैरह होता है ये सारे प्रथम होते हैं, तो ऑप्शन में इसका घ हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है जोखिम मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक पॉलिसी धारक के बारे में सभी तथ्यों और विवरणों का खुलासा एजेंट द्वारा क्या रिपोर्ट में किया जाना आवश्यक है, तो ये कौन से रिपोर्ट में आवश्यक है, तो ये आपका जो है एजेंट की गोपनीय रिपोर्ट में, तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। 55वां प्रश्न है किस रिपोर्ट में बीमा कंपनी के बीमाकर्ता को बीमा योग्य जीवन की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति का ब्यौरा मिल जाता है, तो कौन सी ये रिपोर्ट में मिलता है, तो ये जो मिलता है आपके चिकित्सा परीक्षण की रिपोर्ट में, तो ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है जॉन डो ने हाल ही में एक जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी है, फिर उसने एक ऐसे स्थान पर स्क्रीनिंग अभियान पर जाने का फैसला किया जिसको पृथ्वी पर सबसे खतरनाक स्कीइंग स्थलों में से एक माना जाता है। प्रस्ताव पत्र में उसमें इस बात का उल्लेख नहीं है कि है, तो यह एक यानी कि ये बात का उल्लेख नहीं दिया गया है, तो वह क्या होगा एक, तो ये जो है नैतिक खतरा है, तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। यानी 57 है वह दस्तावेज जो पॉलिसी संविदा और जोखिम कवर प्रारंभ होने की सूचना देता है, तो ये दस्तावेज क्या कहलाते हैं, तो इस दस्तावेज को हम लोग कहते हैं FPR, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है बीमा धारक और बीमा कंपनी के बीच में संपन्न संविदा का साक्ष्य कौन है सा है, तो ये दोनों संपन्न संविदा का साक्ष्य जो है पॉलिसी दस्तावेज है, तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है मानक पॉलिसी दस्तावेज को आमतौर पर कितने भागों में बांटा गया है, तो मानक पॉलिसी दस्तावेजों को आमतौर पर जो है मानक पॉलिसी अनुसूची, मानक प्रावधान, विशिष्ट प्रावधान, यानी उपयुक्त सही घ हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 60 है भुगतान के संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में इनमें से कौन सा प्रमाण के रूप में कार्य करता है, तो इनमें से कौन सा जो है प्रमाण के रूप में कार्य करता है, तो RPR, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है वह कौन सा अवधि है जिसके दौरान बीमा धारक को प्रीमियम जमा न करने के बावजूद भी बीमा कवर जारी रहता है, तो ये कौन सा जो है प्रावधान है, ये कौन सा प्रीमियम है, तो ये हो जाएगा 61 का सही आंसर क अनुग्रह
अवधि, इसका सही आंसर क हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 62 है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीवन बीमा कंपनी किसी व्यापकगत पॉलिसी को वापस चालू हालत में लाती है, तो ये जो है कौन सी प्रक्रिया होता है, तो ये जो होता है आपका पुनः स्थापन होता है, क नंबर हो जाएगा ये। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 63 है, पॉलिसी पुनर्जीवन करने की अवधि कितनी है, तो ये जो है पॉलिसी पुनर्जीवन करने की अवधि जो है 5 वर्ष होता है, तो ग हो जाएगा इसका सही। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 64 हो जाएगा, पॉलिसी पुनर्जीवन के इसमें से कौन सा उपाय है, तो ये कौन सा उपाय है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इनमें से सभी यानी उपयुक्त सभी, सामान्य पुनर्जीवन, विशेष पुनर्जीवन, ऋण पुनर्जीवन सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें बीमा धारक उस व्यक्ति का प्रस्ताव करता है जिससे बीमा धारक की मृत्यु के बाद बीमा धन का भुगतान किया जाएगा, तो ये कौन सा जो है प्रक्रिया है, तो ये जो आपका प्रक्रिया कहलाता है वो नामांकन कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, समनुदेशन के कौन से प्रकार है, समनुदेशन के कौन से प्रकार हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है, बीमा लेखन या जोखिम मांकन की विधि इसमें से कौन सी है, तो ये 67 का जो है वो सही आंसर जो है इनमें से दोनों, जैसे निर्णय विधि भी हो जाएगा, संख्यात्मक दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर घ से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है, किसी ऐसी स्थिति में जब जोखिम मांकन को यह लगता है कि व्यक्ति से संबंध जोखिम समय बीतने के साथ कम होता चला जाएगा, तो वह इस तरह की पॉलिसी को किस शर्त पर स्वीकार करेगा, तो ये कौन से शर्त पर स्वीकार करना पड़ेगा, तो उन्हें करना पड़ेगा अग्राधिकार के साथ, ऑप्शन नंबर ख। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 69 है, किसी पॉलिसी में ग्रहणाधिकार तब लगाया जाता है, कब लगाया जाएगा, तो लगाया जाएगा उस समय संबंध जोखिम में कमी हो सकती है उस समय, तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है, व्यावसायिक जोखिम निम्नलिखित में से किन स्रोतों से उत्पन्न होता है, तो व्यावसायिक जो जोखिम है वो आपका दुर्घटना से भी हो सकता है, स्वास्थ्य जोखिम से, नैतिक खतरा से, यानी उपयुक्त सभी, यानी घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, नैतिक खतरा प्रदर्शित करता है, तो नैतिक जो खतरा वो क्या प्रदर्शित करता है, तो वह जो है प्रस्तावक का मंतव्य और रवैया प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, बीमांकन में मनुष्य का आर्थिक मूल्य कैसे मापते हैं, तो बीमांकन में मनुष्य का आर्थिक मूल्य जो है वो मापा जाता है आपका व्यक्ति के व्यवसाय से, नहीं ये नहीं होगा, देख लीजिए इसका हो जाएगा मानव जीवन मूल्य से, तो ऑप्शन नंबर घ से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 73 है, बीमा कंपनी और बीमा पॉलिसी की वास्तविक परीक्षा कब होती है, यानी वास्तविक परीक्षा इन सब का कब होता है, तो ये दावा के समय, किस समय दावा जो करते हैं ना, जिस समय वो ये वास्तविक परीक्षा की क्या क्या दावा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से किस दावा के बाद बीमा संविदा जारी रहता है, तो कौन से दावा के बाद जो है बीमा संविदा जारी रहता है, तो ये जो है गंभीर बीमारी दावा के बाद ये यदि बीमित जीवित रहे, तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा दावा बीमा अवधि में भुगतान नहीं किया जाता है, तो कौन सा दावा जो करेगा तो ये जो बीमा अवधि में भुगतान नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका परिपक्वता दावा, तो इसका नंबर ग हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से किसे पॉलिसी से उत्पन्न दावा माना जाता है, यानी कि पॉलिसी से जो उत्पन्न होता है वो कौन से दावा होता है, तो ये आपका होता है उत्तरजीविता लाभ, पॉलिसी का संपूर्ण मूल्य, आरोहक, यानी कि सब हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से योजना और परिपक्वता भुगतान का सही मेल कौन सा है, तो इसमें से सही मेल कौन सा है, तो मिलान जब आप कीजिएगा, यानी कि मिलान करने वाला है प्रश्न, तो ये आपको देखने को मिलेगा, अ के साथ झ, आ के साथ ज, ई के साथ छ, यानी कि ये सब आपको देखने को मिलेगा। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, मोहन ने एक गंभीर बीमारी वाला आरोहक सहित पॉलिसी ली है, वह इस पॉलिसी को किशोर को समुन्निदेशित कर देता है, समुन्निदेशन के बाद मोहन को कैंसर हो जाता है, गंभीर बीमारी वाला दवा का भुगतान किसे किया जाएगा, यानी कि अब दोनों में ये बात बताना है कि किस में ये गंभीर वाला
दवाई का भुगतान किया जाती है, किया जाएगा किशोर को, क्योंकि जो है किशोर को क्या करता है, पॉलिसी दे देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है, बीमा विनिमय का मुख्य उद्देश्य है। तो बीमा विनिमय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो ये मुख्य उद्देश्य होता है बीमा पॉलिसी धारक की रक्षा करना, तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। मुख्य उद्देश्य यही ना होता है, बीमाकर्ता का रक्षा हो या ना हो, लेकिन पॉलिसी का होना, तो नहीं क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, स्टैंड अलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनी के लिए एजेंट, यानी एजेंट जो है वो क्या करता है, देखिए तो इसका जो है एक से अधिक स्वास्थ्य बीमा कंपनी को अपनी सेवाओं की पेशकश नहीं करेगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, बीमा एजेंट किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो बीमा एजेंट जो है वो प्रतिनिधित्व करता है पॉलिसी धारक को या फिर बीमाकर्ता को, इनमें से कोई नहीं, यानी कि दोनों हो जाएगा, नहीं दोनों को करता है, तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 82 है, प्रतिकूल चुनाव क्या है, तो प्रतिकूल चुनाव जो है वो क्या कहलाता है, अधिक जोखिम वाले लोगों को बीमा बेचना, ये प्रतिकूल चुनाव है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 83 है, बीमा कंपनी और ग्राहक के बीच मध्यस्थ का काम, यानी कि बीमा कंपनी और ये जो ग्राहक के बीच है ये मध्यस्थ का काम हो जाएगा एजेंट या ब्रोकर, तो ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, सीधी बिक्री डायरेक्ट चैनल का एक उदाहरण, तो सीधी बिक्री डायरेक्ट चैनल का जो उदाहरण है कॉल सेंटर के माध्यम से बीमा उत्पाद बेचना, तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, जीवन बीमा एजेंसी व्यवसाय में कामयाबी के लिए आवश्यकताएं, ये व्यवसाय में कामयाबी के लिए आवश्यकताएं क्या हो सकती है, सकारात्मक आत्म छवि और स्वप्रेरित होना, लोगों के साथ जुड़ने और संवाद करने की योग्यता, ये सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, बुनियादी नैतिक सिद्धांत जिनका पालन किया जाना चाहिए, तो बुनियादी नैतिक सिद्धांत जो है जिनका पालन किया जाना चाहिए वो होगा अपने आपके प्रति ईमानदार बने, तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 87 है, लाइसेंस का नवीनीकरण के लिए कितने समय के परीक्षण प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तो लाइसेंस का नवीनीकरण के लिए उन्हें जो है 25 घंटे के परीक्षण से गुजरना पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, स्वाभाविक बाजार के स्रोत हैं, तो स्वाभाविक बाजार के जो स्रोत होते हैं वो होते हैं सांस्कृतिक संघ या मंदिर उत्सव समिति या व्यापार के संघ सदस्य, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, बिक्री प्रक्रिया है, तो दोस्तों बिक्री प्रक्रिया क्या है, तो ये आपका हो जाएगा कुशलता पूर्वक समाधान प्रस्तुत करना, बिक्री का समापन, आपत्तियों को दूर करना, यानी सावरे हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, योग संभावित ग्राहक ऐसे लोग हैं, यानी कि ऐसे लोग हैं जिन्हें मतलब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका देखिए बीमा के लिए भुगतान कर सकते हैं, बिल्कुल बीमा लेखन आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, बिल्कुल जिनका एक या एक से अधिक बीमा उत्पादकों की जरूरत हो, यानी सारे हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, ग्राहक को सेवा का अनुभव होता है, अगर यह सेवा उम्मीद से कम है तो असंतोष का कारण बनता है, और अगर सेवा उम्मीद से अधिक होती है तो ग्राहक को क्या होता है, खुशी होगा, सेवा उम्मीद से अधिक होगा तो खुशी होगा, इसका सही आंसर 91 का ख हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 92 है, सेवा की गुणवत्ता पर एक प्रसिद्ध मॉडल डैश है जो सेवा की गुणवत्ता के 5 प्रमुख संकेतकों को रेखांकित करती है, तो ये प्रसिद्ध जो मॉडल है वो कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका सरोकावा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 93 है, जो एजेंट सेवा प्रदान करता है और ग्राहकों के साथ वस्तुनिष्ठ संबंध बनाता है, वह साख और ब्रांड मूल्य बनाता है जो कारोबार के, यानी कि इसका जो है 93 का हो जाएगा, कारोबार के विस्तार करने में मदद करता है, तो ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 की ओर बढ़ते हैं, ऐसी 2 प्रकार की अनुभूतियां और संबंधित भावनाएं हैं जो प्रत्येक सेवा की विफलता के साथ उत्पन्न होती है, इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो ये जो है इस संदर्भ में जो है और ये हो जाएगा उपयुक्त दोनों कथन, ये जो दोनों है, सबसे पहले अन्याय की एक भावना, धोखा दिए जाने का एहसास होता है, दूसरी
भावना अहंकार को चोट पहुंचाने की होता है। तो ये दोनों जो है सही हो जाए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप जो है आप पूरी मतलब याद कर लीजिए, जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया हूँ सब क्वेश्चन को दोबारा भी देख कर दोबारा मतलब जब तक याद नहीं हो 2 घंटे में याद कर लीजिए, तो आपको इसी में से मिल जाएगा। आपको गारंटी दे रहा हूँ ना मैं, 20 से 25 प्रश्न मिलेंगे और आप सही बना कर आइएगा। 20 में से 17 18 20 भी हो गया सही 25 में, तो आपको पास कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए 95वां प्रश्न है, कंपनियों आज डैश बहुत जोर देती है क्योंकि किसी ग्राहक को बनाए रखने की लागत एक नया ग्राहक प्राप्त करने की लागत की तुलना में ही बहुत कम होती है। तो इसका 95 का सही आंसर को हो जाएगा ग्राहक संबंध प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 96, भारत में व्यवसाय करने वाले जीवन बीमा कंपनियां हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा भी जाता है। तो ये जो है टोटल अभी 24 है, तो ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। दोस्तों आज 96 ही क्वेश्चन जो मैंने 96 क्वेश्चन आपको बताया है, इसी में से क्वेश्चन आएगा। आपको 25 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे इनमें से, मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ। आप एग्जाम देकर आइएगा और आपको आराम से 20-22 नंबर आ जाएंगे, और कुछ तो आपको जो नहीं पता होगा उसमें से भी सही हो जाएगा, तो आपको 25-30 नंबर आ जाएगा और पास हो जाएंगे। मैंने आपको बताया कि मैंने 34 नंबर लाया था फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, बस यही सारे क्वेश्चन को पढ़ के गया था और इसी में से आ गया और 34 नंबर मैंने ले आया और पास हो गया था। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।